अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत संगीन इल्ज़ामात की जद में है। पार्टी को इस बहरान से सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकते हैं। इमरान खान समझते हैं कि उनके साथ साजिश हुई है। वो समझते हैं कि इस मामले के पीछे नून लीग है। वो ऐसा समझते हैं तो उन्हें खुद ही तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए ताकि साजिश बेनकाब हो और वो खुद को साफ कर लें, क्योंकि माजी में इमरान खान कहते रहे हैं कि अगर उन पर इल्ज़ाम लगेगा तो वो खुद को पेश करेंगे। अब उन पर इल्ज़ाम लगा है तो खुद को तहकीकात के लिए पेश करें और अपनी कही हुई बातों पर अमल करके मिसाल कायम करें। तहकीकात से पीछे ना हटें और इल्ज़ाम के बदले में इल्ज़ामात के सिलसिले को रोकें, क्योंकि इमरान खान जल्द से जुलूसों और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मगरिब की मिसालें देते रहे। ये तक कहते रहे कि इस पार्लियामेंट में अजीब कल्चर है। मैंने इन सियासतदानों में अजीब कल्चर देखा है कि एक कहता है कि तुम करप्ट हो तो दूसरा आगे से कहता है कि तुम भी करप्ट हो। अब यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, ना कि इमरान खान खुद को पेश करें, इल्ज़ामात से खुद को बरी करें और आयशा गुल अली को झूठा साबित करें। खान साहब जो खुद मिसालें देते रहे और मगरिब की मिसालें देते हैं, अब रद्द अमल जो है वो उसके बरक्स नजर आ रहा है। खान साहब क्या कहते रहे, दरअसल मगरिब के अंदर एक कानून है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मगरिब आगे निकल गया। ये हकीकी जमहूरियत जो मगरिब में है, यही वजह है कि मगरिब के अंदर गवर्नेंस बेहतर है हमारे से। मतलब हर बात में क्योंकि मगरिब की बात करते हैं तो मगरिब की मिसालें ही देखते हैं। मगरिबी ममालिक में मुख्तलिफ नामवर शख्सियात पर जिनसी तौर पर हुरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगा है और कई सालों बाद शिकायत आने पर तहकीकात का आगाज़ किया गया। 10 साल के बाद भी शिकायत आने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया। आयशा गुल अली के मामले पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा। खुद इमरान खान ने कहा 4 साल तक क्यों नहीं कहा। इमरान खान साहब क्योंकि मगरिब की मिसालें देते हैं, इसलिए उन्हीं मिसालों को देख लेते हैं कि वाक़या कब हुआ, शिकायत कब की गई और कार्रवाई कब हुई। ख़वातीन ने मारूफ शख्सियात के हाथों बरसों तक नहीं दहाइयों तक बदसलूकी बर्दाश्त की, और वो भी किसी मशरिकी मुआशरे में नहीं बल्कि मगरिबी ममालिक में। अमरीका के इंतहाई मारूफ अदाकार बिल कॉस्बी को दहाइयों तक एक खानदानी शख्स के तौर पर देखा जाता रहा, मगर कई दहाइयों के बाद आकर खुला कि वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे दिखाई देते थे। 2010 की दहाई में 60 से जायद ख़वातीन ने इल्ज़ामात लगाए कि कॉस्बी ने 1960 से 90 की दहाई तक उनके साथ ज्यादती की या उसकी कोशिश की। मुख्तलिफ ख़वातीन के इल्ज़ामात के बाद 1 अप्रैल 2017 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉक्स न्यूज़ के साथ वाबस्ता इंतहाई मशहूर एंकर बिल ओरेली का भांडा फोड़ा कि वो 21 साल मुलाजमत के दौरान कई ख़वातीन को हिरासा कर चुके हैं और भारी मुआवजा भी अदा किया। 33 साल तक कामयाबी से प्रोग्राम करने वाले मारूफ अमरीकी एंकर पर्सन डेविड लेटरमैन को सितंबर 2009 में एक खत मिला जिसमें उनकी बदकिरदारियों के सबूत थे, जिसके बाद उन्हें टीवी पर एतराफ़ करना पड़ा कि उन्होंने साथी ख़वातीन को कई बार हवस का निशाना बनाया। My apologies to subjecting them to that vulnerability and being browbeaten and humiliated. बरतानवी टीवी और रेडियो की इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जिमी सेवाइल फलाही खिदमात के हवाले से जाने जाते थे। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब दिया, लेकिन उनकी मौत के 1 साल बाद 2012 में मुतादिद इल्ज़ामात सामने आए कि जिमी ने 40 साल तक कई लड़कों और नौउम्र लड़कियों के जरिए अपनी हवस पूरी की। जिमी BBC से वाबस्ता थे, जिसने हरीफ इदारे की जानिब से इल्ज़ामात सामने आने के बाद उन्हें दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। आपने देखा और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में ये मामला बहुत तफसील से उठाया भी गया। नामवर शख्सियात के खिलाफ जिनसी हरासा किए जाने के इल्ज़ाम पर कई सालों बाद भी तहकीकात हुई हैं, लेकिन बेहतर तरीका तो यही है कि जब ऐसी कोई शिकायत सामने आए तो 48 घंटे के अंदर तहकीकात का आगाज़ कर दिया जाए। मगरिब में यही होता है और खान साहब मगरिब की मिसालें देते हैं। आयशा गुल अली के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर इल्ज़ामात का मामला अब पार्लियामेंट तक पहुँच गया है और अब इन इल्ज़ामात की तहकीक पार्लिमानी कमेटी करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ मानने को उस कमेटी को भी तैयार नहीं। उस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट होंगे। पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तजवीज़ आज खुद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दी और कहा कि गुल अली के इल्ज़ामात का मामला संजीदा है, हाउस का मामला हाउस में ही हल करना चाहिए। ये ऐसा एलिगेशन लगा है जो हाउस के अंदर है, हाउस के तकद्दुस का मसला है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, एक स्पेशल कमेटी बना दें जो इन कैमरा हो, इन कैमरा पब्लिक ना हो। ये हाउस का मामला है, हाउस में ही हल होना चाहिए। इन कैमरा आप स्पेशल कमेटी बनाएं जो इस मामले को कंसिडर करे और रिपोर्ट हाउस को दे दे ताकि ये बात खत्म हो सके। हम जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगा उनका भी एहतराम करते हैं और उनका हक है कि वो दिफा कर सकें उन इल्ज़ामात का।
बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान साहब का हक है कि वो अपने मामलात का दिफा कर सकें, इल्ज़ामात का दिफा कर सकें, अपना नाम क्लियर करा सकें, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। वज़ीर आज़म की तजवीज़ के बाद आयशा गुल अलई इमरान खान से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने की जो तहरीक है वो आतिफ़ा खालिद ने पेश की, जिसे असम्बली ने मंजूर कर लिया। अब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। पार्लिमानी कमेटी आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात की इन कैमरा तहकीकात करेगी, पब्लिक के सामने नहीं, और 1 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला होगा, क्या तहरीक इंसाफ इस मामले को कबूल करेगी, नहीं लगता, क्योंकि आज शफकत महमूद साहब ने कह दिया। साथ ही पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी ने कहा कि आयशा गुल अलई की जानिब से अपनी पार्टी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाए गए। जब बाकी इल्ज़ामात की तहकीकात हो सकती है, JIT बन सकती है, तो इस मामले पर क्यों नहीं हो सकती? खातून रुकन का मीडिया ट्रायल हो रहा है, किरदार कशी की जा रही है। शगुफ्ता जुमानी ने मजीद कहा कि आयशा गुल अलई को धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की ही नफीसा शाह ने कहा कि इस मसले पर गैर जज्बाती अंदाज में बहस होनी चाहिए। आयशा का इल्ज़ाम जिनसी तौर पर हिरासां करने के ज़मरे में आता है। अगर पार्लिमान की हिरासां करने की कमेटी फ़ाल नहीं है तो इसे फ़ाल बनाया जाए। मुआशरे में जो खातून अपने हक़ के लिए उठती है उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए नून लीग की रुकन कौमी असम्बली मारवी मेमन ने भी अहम बयान दिया, और बयान देते हुए उन्होंने हल्फन एक बात की। मारवी मेमन का कहना था कि आयशा गुल अलई ने जुरात का मुजाहरा किया। हल्फन कहती हूँ, जो आयशा ने कहा वो 100% दुरुस्त है। अब ये बात कंफर्म करने के लिए कि आप हल्फन क्यों कह रही हैं, ऐसी क्या बात है जो आप जानती हैं। हमने मारवी मेमन को प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन आयशा के खिलाफ बात कर रही हैं, मारवी का कहना था कि वो भी जानती हैं कि आयशा दुरुस्त कह रही है, लेकिन अपनी नशिस्तें बचाने के लिए खामोश है। नून लीग को आयशा को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत अहम बयान है। मारवी मेमन को यकीन है कि आयशा जो कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन अराकीन असेंबली की तकरीरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ की शीरी मज़ारी ने कहा कि जब ख्वाजा आसिफ ने मेरे हवाले से गलत बात की थी तो मुस्लिम लीग नून की खवातीन खामोश रहीं, तब उन्हें शर्म और हया नहीं थी। आयशा के पास सबूत हैं तो उन्हें पेश करें, लेकिन उसके पास सबूत ही नहीं है। एक औरत पर कमेटी बना रहे हैं तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी बनाएं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो ने भी अपने ट्विटर पैगाम में रद्द-ए-अमल जाहिर किया, और उन्होंने लिखा कि जहरीली मर्दानगी की बू पाकिस्तान की फ़िज़ा में छाई हुई है। ताकतवर आदमी के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, तमाम इल्ज़ामात को संजीदगी से लेना होगा। ये आपने सुना आसफा भुट्टो ने कहा। आयशा गुल अलई के मामले पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है कि तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकाती कमेटी मंजूर नहीं। हम हर तहकीक के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी कमेटी से जो हमारे सियासी हरीफों की कमेटी होगी, जिसका मकसद ये है कि वो हमें नीचा दिखाए, जिनका पूरा सियासी मकसद ये है। क्या वो कमेटी कुछ कर सकेगी? क्या वो फेयरली कर सकेगी? तो हम समझते हैं कि ये कमेटी जो है इसका रोल ठीक नहीं है। ये कमेटी हमारे एक गैर जानबदार तरीके से, फेयर तरीके से आर्गूमेंट जो है वो नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी कबूल नहीं, जिसके नाम अभी तक अनाउंस हुए नहीं। तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि तहरीक इंसाफ के इतने इसमें रहनुमा हो, ये रहनुमा हो, मगर उन्होंने कहा कि ये हमें कबूल नहीं, लेकिन तहकीकात हो। मगर तहरीक इंसाफ ही की खातून रहनुमा शीरी मज़ारी किसी भी किस्म की इंक्वायरी के इम्कान को मुस्तरद कर चुकी हैं। वो कहती हैं क्या ज़रूरत है। मैं आपको कह रही हूँ इन्वेस्टिगेट क्या करना, हमें पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, लीडरशिप रोल दिया है औरतों को, और औरतों की इज्जत और रिस्पेक्ट की है PTI ने। तो अब इनमें कोई ऐसी एलिगेशन इन्वेस्टिगेट करने की है ही नहीं, तो करेंगे क्या? इन्वेस्टिगेट करने की है ही नहीं तो करेंगे क्या? नहीं, मुल्क साहब भी ये बात कह चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं। शफकत महमूद ये कहते हैं कि इस तरह के इल्ज़ामात की ऐसी सियासत को रोकें। क्या कह रहे थे ज़रा सुनिए। हम नहीं चाहते कि इस मामलात में हम एक गिरी हुई सतह पर जाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि उस लेवल पर जाया जाए। तो मैं सिर्फ उनके लिए एक कहता हूँ, एक चीज़, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि जो शीशे के घर में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हम नहीं इस तरफ जाना चाहते और इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपका माजी भी सबको यहाँ है, आपके लीडरान कराम का माजी भी सबको पता है, आपके जो काबीना के इस वक्त लोग हैं उनका भी सबको पता है। तो इसलिए बेहतर है कि इस रास्ते पे हम सफ़र ना करें।
बेहतर इस रास्ते पर सफर ना करें। आज शफकत महमूद ने इस बात को मुस्तरद किया। शेरी मजारी कह रही थी कोई तहकीकात की जरूरत नहीं। अब इमरान खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम की जानिब से जो प्रपोज की गई थी कमेटी, उसका खैर मकदम कर दिया है। अब फाइनली इमरान खान साहब की तरफ से इस कमेटी का खैर मकदम कर दिया गया है। जैसे ही मजीद इसके हवाले से मालूमात आती है हम ये भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आयशा गुल अलई का एक इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो गया। हमारे कल के प्रोग्राम में आयशा गुल अलई ने कहा था कि उन्हें नईमुल हक की तरफ से भी शादी का पैगाम मिला था। जब ये सिलसिला सारा ख़त्म हो गया तो नईमुल हक ने कहा, मैसेज भेजा उसके अरसे के बाद कि मैं अकेला हूँ और मतलब मैं प्रपोज़ करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, इस किस्म की। तो वो भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये किस किस्म की सूरत हाल है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और मैं इतना डिटेल में खैर जाना नहीं चाह रही थी। मीडिया में इतनी चीज़ें मैं आ गई जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन और वो नईमुल हक साहब का मैसेज भी आपके पास मौजूद है? आ गई वो नईमुल हक साहब का मैसेज भी आपके पास मौजूद है? जी वो मेरे पास, जी जी वो मेरे और पास। इसकी शिकायत आपने इमरान खान साहब से की या फिर जो बाद के मैसेजेस आए इमरान खान साहब के, उसकी शिकायत अपने वालिद साहब से की? मैंने इमरान खान की से तो कोई बात करनी, मैंने कोई बात उनसे नहीं की। मैं उनसे क्या शिकायत करती जिनसे मुझे खुद शिकायत थी। आयशा गुल अलई के एक इल्ज़ाम की तस्दीक खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए की। नईमुल हक ने रात 3 बजे ट्वीट किया और लिखा कि क्या मुझे आयशा गुल अलई के साथ शादी डिस्कस करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें क्या बुराई है। इस पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर उन पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई। खुद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के रहनुमा जो है वो सख्त नाराज़ हो गए, जो कारकुन नाराज़ हो गए। उसके बाद नईमुल हक के अकाउंट से तकरीबन 50 मिनट बाद एक और ट्वीट हुआ कि आयशा गुल अलई के लिए शादी की कोई बाकायदा पेशकश नहीं की, जैसा कि उसने खुद आसमा शराजी से बात करते हुए कहा। मगर पहले ट्वीट पर नईमुल हक को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। उनकी अपनी सोशल मीडिया टीम की तरफ से ट्वीट किए गए। फरहान विर्क ने लिखा कि नईमुल हक ने हमारा केस कमजोर कर दिया। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि आयशा गुल अलई के पैगामात जाली हैं। नईमुल हक ने हमारी मुहिम तबाह कर दी, 7 दिन की मेहनत तबाह कर दी। कड़ी तनकीद के बाद सुबह 10 बजे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का एक और ट्वीट सामने आया कि उनकी नईमुल हक से बात हुई है और उनका कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उनके बाद नाम से झूठे पैगाम दिए गए हैं। फिर हैरानकुन तौर पर कुछ ही देर बाद अकाउंट बहाल हो गया और ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। नईमुल हक के हवाले से ऐसी बात पहली बार सामने नहीं आई। पहले क्या हुआ है वो हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात इमरान का खैर मकदम करता हूँ। जो वज़ीर आज़म की तरफ से कमेटी बनाई गई है उन इल्ज़ामात पर, आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और वज़ीर आज़म के नज़दीक ये मामला ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे और मेरी जमात के खिलाफ केसेस नाकाम हो गए हैं। अब नून लीग और दीगर जमातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं। उम्मीद है इल्ज़ामात का माहिरीन के जरिए फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। तवक्को है कि आयशा के वालिद के मोबाइल का भी फोरेंसिक ऑडिट होगा और कारकुनों का जितना मर्जी सियासी इस्तेसाल करें, करप्शन के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। करप्ट लोगों को बेनकाब करने का मेरा अज़म जारी रहेगा। और जाहिर है जैसा कि हम कह रहे थे, ये एक बहुत ही मुनासिब इमरान खान साहब की तरफ से रद्द अमल आया है कि वो कमेटी का खैर मकदम कर रहे हैं। आयशा गुल अलई के जो मोबाइल फ़ोन है उसके फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं। अब आयशा गुल अलई ने कहा है कि इमरान खान अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो भी पेश करें। इस हवाले से क्या मामला होगा ये भी देखेंगे, मगर इमरान खान की तरफ से इसको खैर मकदम किया जाना एक मस्बत पेशरफ नज़र आती है। जबकि खुद आज शफकत महमूद साहब ने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया था। साथ में वो कह रहे हैं कि फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि फोरेंसिक एनालिसिस होने चाहिए उन मैसेजेस के जो आयशा गुल अलई ने दिखाए हामिद मीर साहब को। बात हो रही थी कि इस हैरेसमेंट के मामले की, तो कुछ अर्से पहले भी कुछ पुरानी ईमेल सामने आई थी जिसमें नईमुल हक पर इल्ज़ाम लगाया गया था। उस वक्त भी अरशद शरीफ के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने यही वजह बताई थी कि हो सकता है कि अकाउंट हैक हो गया हो। वो ईमेल्स तहरीक इंसाफ की रहनुमा मरहूम रहनुमा ज़हरा शाहिद की थी। उनके कत्ल के बाद जब तहकीकाती अमल शुरू हुआ तो इसी दौरान वो ईमेल सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि PTI की ख़वातीन कारकुन की जानिब से जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने की शिकायत की गई है। ज़हरा शाहिद की ईमेल्स में नईमुल हक साहब पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। कुछ ईमेल्स तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं आरिफ अलवी और जहांगीर तरीन को भी की गई थी और इन ईमेल्स में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान खवातीन नईमुल हक के खिलाफ प्रेस में जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जाने से रोक दिया। नईमुल हक की वजह से नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए नाज बलोच वो रुक गई। नाज बलोच की ईमेल में भी कुछ ऐसे ही नुक्ते उठाए गए थे। इस हवाले से जब मेज़बान अरशद शरीफ ने अपने मई 2015 के प्रोग्राम में जहांगीर तरीन से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया और जो जवाब दिया वो आपको भी सुनवा दिया। पार्टी ने इस पे कोई बात की, कोई एक्शन लिया, कोई नईमुल हक साहब से पूछगछ हुई? देखें, ये ईमेल्स हैं जो कि पता नहीं हैक हुए अकाउंट या
सही है या नहीं है। मेरी तो नईम उल हक साहब से इस बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी जोरा शाहिद साहबा की, तो उसमें बहुत सारे एविडेंस सामने आए, ये ईमेल्स वहां से बरामद हुए। मुझे मालूम नहीं था, मगर ये एक इंटरनल ईमेल हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर वक्त में कुछ ऐसी हरासमेंट, अगर ये पर्सनल ईमेल्स में भी या इंटरनल कम्युनिकेशन में एलिगेशन इतना सीरियस एक ऐसे लीडर की तरफ से, आपके ऐसे कारकुन की तरफ से आ रहा है, जिसकी शहादत के बाद आपने उस पर बाकायदा, जो कि करना भी चाहिए था, काम किया, उसको हाईलाइट किया और उस पर कोई एक्शन लिया। मैं आपको अर्ज करूं, अगर तो ये हरासमेंट के ऊपर जिनके ऊपर ये जो एलिज कर रही हैं, अगर वो हमें डायरेक्टली लिखते, हमें आज लिखते, मैं सेक्रेटरी जनरल, मेरे पास एक कंप्लेंट आएगा, तो हमारा एक सिस्टम है, रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें हम सिस्टम में डाल देते, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती और जो भी सच्चाई है वो बाहर निकल आती। मगर मुझे कोई इस तरह की ईमेल किसी ने नहीं लिखी, या मेरे से पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको भी नहीं लिखी, और ये इनका आपस में कुछ दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम इसकी। आरिफ अलवी साहब उसमें एड्रेस्ड हैं, एक दो ईमेल्स में आपका एड्रेस भी आ रहा है, अगर आप कहते हैं मैं आपका ईमेल पब्लिकली कह देता हूँ। नाज बलोच की एक ईमेल में इसी तरह के पॉइंट्स रेज हुए थे, आप देख सकते हैं ये ईमेल, आपका पहले नंबर पे नाम लिखा। जी देखें, बात सुनिए, ये जरूर इन्होंने ईमेलें की होंगी इस तरह से, मगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आया। और अगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आएगा, मैं असेंबली जज को इन्वेस्टिगेट करने नहीं चल सकता कि मुझे कोई लीडर, हो सकता है किसी ने कोई बात की हो सकता है फिर आपस में इन्होंने बात समझा दिया होगा, यार ये ऐसे नहीं था। तो ये अरशद इतनी बड़ी चीज नहीं थी, आप इसको बना रहे हैं। हरासमेंट एक पार्टी के अंदर हरासमेंट प्रूव नहीं हुई, हरासमेंट प्रूव नहीं, ना किसी ने जो हरास हुए हैं, एलिजेड हुए हैं, उन्होंने कंप्लेन भी नहीं किया। उनका जो एलिजिडली हैरेस हुए हैं उन्होंने भी शिकायत नहीं की, इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। मगर अब जब ज़ाती तौर पर कह दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, जब ज़ाती तौर पर शिकायत कर दी एक शख्स ने, एक खातून ने, तो आपने वो रद्द-ए-अमल देखा है। मगर अब इमरान खान की तरफ से एक मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें वो फोरेंसिक एनालिसिस चाहते हैं, तहकीकात का खैर मकदम कर रहे हैं। ये अब अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से अगर इल्ज़ामात झूठे हैं तो इस सब के नतीजे में, और जितनी भी मीडिया हाइप हुई है, किसी को भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी भी मर्द के खिलाफ आकर हरासमेंट के चार्जेस लगा दे। उसी तरीके से ये नहीं होना चाहिए जिस किस्म का रवैया आयशा गुल अली के साथ हुआ, उन्हें धमकियां भी दी गई, उनको घर के जलाने की बात भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा से की कि घर जला देंगे, उन पर तेज़ाब फेंकने की बातें की गई कि आइंदा कोई लड़की जो हैरेसमेंट का शिकार हो, जिनसी तौर पर हिरासा होने का शिकार हो, वो सामने ही ना आए, वो बात ही ना करे कि आयशा गुल अली के साथ ये हुआ है तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वो तो मीडिया पर उसकी आवाज़ सुन ली गई, हमारे साथ क्या होगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा फैक्टर ये है कि ऐसा ना हो कि मर्दों को लाइसेंस मिल जाए कि किसी भी खातून को वो अब हिरासा कर सकते हैं, क्योंकि ये केस एक ऐसी मिसाल बन जाए कि आयशा गुल अली के साथ ऐसा हुआ है तो कौन लड़की है जो बाहर आएगी, कौन लड़की है जो आवाज़ उठाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि इस केस को इन तीनों वजूहात की बिना पर कि अच्छे तरीके से हैंडल और डील किया जाए। खान साहब ने खुद को पेश कर दिया है। हमारे साथ फौजिया सईद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, आप समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, खान साहब ने कहा है कि वो खैर मकदम करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाए। आयशा गुल अली के फ़ोन का आप समझती हैं, एक पार्लिमानी कमेटी हो, एक सही तरीका है? अब जी, मैं समझती हूँ इन्वेस्टिगेशन तो सबसे ज़रूरी बात है, और एक फ़ोरम जो है वो एक फ़ोरम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सिर्फ मीडिया के ऊपर एक फ़ज़ क्रिएट ना हो, बल्कि एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इंक्वायरी चले। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि कमेटी जो है इसको परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि असूली तौर पे वैसे भी पार्लियामेंट को अपने पास एक कमेटी रखनी चाहिए। जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके हिसाब से भी सेनेट की भी होनी चाहिए, जिसमें सेनेटर्स की सुनवाई हो सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके। नेशनल असेंबली में भी होनी चाहिए, और ये हम लोग उनको पिछले कोई 4-5 साल से बार बार कह रहे हैं। वहाँ वुमेंस कॉकस है, बड़े उसमें सेंसिटाइज्ड ख़वातीन हैं, और उन्होंने हमें ये प्रॉमिस भी किया था कि वहाँ पर कमेटी बनेगी। तो अब ये जो कमेटी है सिर्फ केस बाय केस ना हो, मेरा ख्याल है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, और इस कमेटी को एक परमानेंट कमेटी जो वुमेंस कॉकस है उसके प्लेटफॉर्म पे बनना चाहिए, ताकि कोई और पॉलिटिशियन जो है उसके साथ ऐसा होता है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, वो एक प्रॉपर कंप्लेन के ज़रिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए इसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। मगर इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये हवा में बहुत ज़्यादा है। जो हरासमेंट है उसकी टॉलरेंस, उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी, अब आप ये सारे मतलब कुछ मीडिया वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आप देख रहे हैं कैसे कंट्रोवर्शियल भी आ रहे हैं आगे से कमेंट्स, तो उससे ये एहसास होता है कि हमारे मुआशरे में इसको एक क्राइम के तौर पे देखा नहीं जाता। अब मैं साइड्स लेने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक वाक़या हुआ है तो उसको कम अज़ कम आप ये तो कहिए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो आई एम ग्लैड कि इमरान खान हैज़ सेड दैट।
और आई एम ग्लैड कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेटी बनाई और शायद उन्होंने इस इशू पे इसलिए तवज्जो दी कि ये इशू उठाया गया फ्लोर पे। अगर पहले, आज से पहले भी उठाया जाता तो शायद कमेटी बन जाती, मगर ये कमेटी परमानेंट होनी चाहिए। और आपको पता है लॉ के हिसाब से जो कमेटी बननी है उसमें कम से कम एक औरत होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वुमेन्स कॉकस को इन्वॉल्व रहना चाहिए। आप समझती हैं क्योंकि जाहिर है एक सियासी मामला भी हो जाता है कि तहरीक इंसाफ की भी एक मुनासिब रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी दूसरी पार्टियों के हों जो कि पहली तनकीद कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसका पार्टियों से कोई ताल्लुक होना चाहिए, बिल्कुल भी, वरना तो उस इन्वेस्टिगेशन में भी वो हाल हो जाएगा जो अभी इस वक्त मीडिया में हो रहा है। पार्लिमानी कमेटी होगी तो पार्टियों के लोग ही होंगे ना उसमें। अगर पार्लिमानी कमेटी होगी तो पार्टियों के लोग होंगे उसमें, तहरीक इंसाफ की फिर मुनासिब रिप्रेजेंटेशन। आपको मैं कहूँ कि जो लॉ के तहत बननी चाहिए वो एक परमानेंट कमेटी बन, जिस तरह और कमेटियाँ हैं उसमें मैं तो समझती हूँ कि वुमेन कॉकस को बीच में होना चाहिए और उसमें क्रेडिबल लोग होने चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर्स चाहिए आपको, 12 तो जमातों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए ताकि वो रस्साकशी का मुकाबला करें, वहाँ पॉलिटिक्स खेलें। आपको क्रेडिबल लोग चाहिए और वो 3 होने चाहिए जो लॉ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। देखिए लॉ जो है वो कहता है मिनिमम 3 लोग हों, उसमें से 1 हो औरत और उसमें क्रेडिबल लोग हों, इन्वेस्टिगेशन करनी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा, बता रही थी कि क्या इसके हवाले कार होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। एक लंबी दास्तान है उनकी गिरफ्तारी से लेके उनके बेल होने तक, उनके हॉस्पिटल में होने तक। उनकी वीडियो एक आई थी जो बड़ी मुतनाज़ हुई, वो क्या मामलात हुए, उन्हें उठाया कब गया, कैसे गया, किसने उठाया, कौन गिरफ्तार करके ले गया था, पता नहीं चल रहा था। इन सब पर बात करेंगे डॉक्टर आसिम से एक ब्रेक के बाद। छब्बीस अगस्त 2015 की सुबह कराची में होने वाली एक गिरफ्तारी ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी। दहशतगर्दों की मदद के इल्जाम में होने वाली इस अचानक की गिरफ्तारी की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी गई, जिस पर वफाक और सूबा आमने सामने आए। मुखालफीन की जानिब से इंतकामी सियासत के इल्जाम लगाए गए और गिरफ्तार होने वाली ये शख्सियत डॉक्टर आसिम हुसैन की थी, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त और साबिक वजीर थे। डॉक्टर आसिम हुसैन को 26 अगस्त 2015 को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन के इजलास की सदारत कर रहे थे। और डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी को कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन करार दिया गया। ये तक कहा गया कि ये साफ तौर पर मैसेजिंग है कि जो मामला चल रहे हैं इन्हें रोक दो। उनकी गिरफ्तारी किसने की है, पहले ये मुअम्मा बना रहा। फिर गिरफ्तारी जाहिर हो गई तो एक वीडियो आई, वीडियो किसने रिलीज की है ये मुअम्मा बना रहा। जो वीडियो में बातें की हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, फिर ये मामला हुआ। फिर एक JIT रिपोर्ट आई जिसमें अरबों रुपए की, सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा। ये पैसे कैसे डॉक्टर आसिम ने लूटे ये मुअम्मा बना रहा। उनके अस्पताल से किस तरीके से लोगों का इलाज होता था दहशतगर्दों का, वो बिल किस तरीके से टेम्पर हुए, वो सारा मामला हमने आपको अपने प्रोग्राम के जरिए बताया था। फिर मामला नैब तक पहुंच गया, ये सारी बातें होती रही, फिर बेल हो गई और आज तक भी वो अस्पताल में है। इस सब पर खुद डॉक्टर आसिम से पूछेंगे कि क्या हुआ, वो किस तरीके से वो वीडियो सामने आई थी। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर आसिम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी एक मुअम्मा है, आप एक इजलास की सदारत कर रहे थे, आपको ले जाया गया, कौन था, कौन ले गया, क्या मामला थे? शाजिब साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। ये आज मुझे निकले हुए तकरीबन 4 महीने हो गए हैं और ये मैं पहला TV शो कर रहा हूं और मैंने फ़ैसला ये किया था कि मैं आप ही के साथ इन शोज़ की बिगनिंग लूँगा पाकिस्तान में, बिकॉज़ आई थिंक यू आर द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन आवर कंट्री। आपने जो शो मेरे पे किया और जिस चीज़ों से आपने लोगों को, आवाम को जिस ओपन तरीके से और ब्लैक एंड वाइट तरीके से और बोल्डली आपने सब चीज़ें बताई, आई रियली अप्रिशिएटेड। ऐसे लोग पाकिस्तान में कम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो ये एक नरेशन है जिसका कि मैं कुछ टाइम लूँगा आपका। और दूसरी बात यह है कि मैं कुछ चीज़ें जानबूझ के डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस।
पहली बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा, मैं पाकिस्तान आया और मुझे इस बात का बिल्कुल ख़दशा था कि एज अ सॉफ्ट टारगेट जस्ट टू एलिनेट मिस्टर आसिफ अली जरदारी, ये मुझे ही पकड़ेंगे और मुझसे इल्ज़ाम लगाएंगे। आई वॉज़ अवेयर ऑफ इट और कई लोगों ने मुझसे कहा। बहरहाल क्योंकि मेरा दिल साफ़ था, मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैं पाकिस्तान पहुंचा। मैं एक मीटिंग अटेंड किया एज आई एम द चेयरमैन ऑफ द सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। वहाँ पे गया तो वहाँ पे कुछ एजेंसीज़ के लोग थे, उन्होंने कहा हमने आपको अरेस्ट किया है और आप हमारे साथ चलें। आई सेड फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनके साथ चला गया, फिर मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उसके बाद मुझे आँख पे पट्टियाँ बांध दी एंड आई डोंट नो फ्रॉम देयर मैं कहाँ था क्या था। 3 महीने में ऐसे ही रहा। उसमें से 2 हफ्ते जो है मैं बिल्कुल एक तहखाने में था, मेरी आंखें बंद थीं। आई वॉज चेंड, ऑल्दो आई वॉज नॉट 3rd डिग्री टॉर्चर मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेंटली मुझे काफ़ी टॉर्चर किया गया। ज़मीनों पे सुलाया गया, एक टांग पे खड़ा किया गया और सॉलिटरी में रखा। देयर वर गुड पीपल देयर ऑल्सो जिनकी हिरासत में मैं था, उन्होंने मेरा काफ़ी ख्याल भी किया। लेकिन जिस मेंटल टॉर्चर से मुझे गुजारा गया, जो भी मेरे साथ किया गया, उससे इट हैज़ लेफ्ट अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। मैं आज तक हॉस्पिटल में हूँ, मुझे काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और मैं निकलने के बाद भी आज भी आपकी यहाँ टीम आई है तो मैं अस्पताल में मौजूद हूँ। और मेरे बैक की भी एक ऐसी सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती और नैब वाले कहते हैं ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। हालांकि कोई ऐसा सीन नहीं है। आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे घर, मेरी वालदा, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार सब पाकिस्तान में है और मेरे पास बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये इंटेंशन कि मैं भाग जाऊंगा, ये गलत है। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि आपको जो बैक इंजरी है उसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब इसके एक ही प्रेसिडेंस है इसका, जिसकी बुनियाद पर आपको जाने देना चाहिए, वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब का। उनकी कमर में तकलीफ थी, उन्होंने कहा कि मुझे जाने दें, मैं वापस आ जाऊंगा। मगर उन्हीं का प्रेसिडेंस है कि उन्हें जाने दिया और वो वापस नहीं आए। तो अगर उसको बुनियाद बनाया जाए तो फिर आप वापस आएंगे नहीं। परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आए नहीं, इसलिए कैसे आपको जाने दे डाला? जी, मेरा तो सब कुछ इधर है, मैं उधर क्या करूँगा। मैंने तो कोर्ट के अंदर ये तक कह दिया है कि मेरे जितने हॉस्पिटल्स हैं वो सब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले अगर मैं पाकिस्तान नहीं आऊँ। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब इफ़ दे टेक ओवर आई कांट स्टे देयर। मेरा कोई नौकरी नहीं है, कोई ज़रिया माश बाहर नहीं है। तो ये तो कहने की बातें हैं कि ये बाहर जाएंगे और नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है एंड आई हैव ऑल द रीजंस टू कम बैक। मैं पहले भी आया, अब भी आऊँगा और मैं भागने वालों से पे नहीं हूँ। आई विल फेस ऑल द चार्जेस। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि जब आया गया कुछ लोग बेहतर भी सलूक कर रहे थे, मगर आपके साथ टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, एक टांग पर खड़ा किया गया, ये सारे मामला हुए। उनसे पूछा आपने कि भाई मुझे उठाया क्यों है, कसूर क्या है? क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में आई, जो आपके ऊपर चार्जशीट आई, उस वक्त पूछा आपने? वो ये कहते थे कि आप बताएं कि मुख्तलिफ चीज़ें मोस्टली रिलेटेड टू आसिफ जरदारी बताएं। मैंने कहा जी मैं तो उनका डॉक्टर हूँ एंड फॉर obvious reasons and for my own medical ethics I cannot talk about his health. बाकी मेरा उनसे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं था, कुछ नहीं था। वो क्या करते थे, कब करते थे, मुझे तो इसका कुछ इल्म ही नहीं है। आई जस्ट वेंट टू सी हिम एज अ डॉक्टर, दैट्स अबव ऑल। और काफ़ी चीज़ें बातें हुई, मैंने जैसे कि कहा ना, आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट क्योंकि वो एक पास्ट हो गया। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द पास्ट क्योंकि मुझे वो बातें सोच के भी मुझे फ्लैशबैक आते हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब, मगर क्योंकि आपने जाहिर है आपने किया और हम शुक्रगुजार हैं, अगर आज शो में आने का और आवाम के सामने आने का, तो कुछ तो बताइए ना। फिर उसके बाद जब आपकी एक वीडियो आई, आप ऊपर देख रहे थे, आपके वकील ने कहा कि आपको ड्रग किया गया है, ऐसी बातें सामने आई। उस वीडियो का क्या मामला था? वो जो एक वीडियो सामने आई जिसमें आपने बहुत कुछ बताया, आप बेशक करीबी दोस्त हैं, मगर जरदारी साहब के बड़े फाइनेंशियल मामला बताए, क्या था वो?
जी, वीडियो का किस्सा ये था कि मैं उस वक्त एक तहखाने में था और मुझे क्या दवाई दी गई मुझे ये भी नहीं पता, और मुझे वो वाकई में नहीं याद कि क्या कहा, कैसे हुआ। मुझे आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई थिंक आई वाज हेविली ड्रग्ड इनटू इट, और मैं एक तहखाने में था उस वक्त। मतलब साथ में बताएं, मगर उस सब के अलावा जो नैब के मामलात हैं, आप पर चार्जशीट तो बहुत बड़ी है, 462 अरब रुपए की करप्शन। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो आपके ऊपर बनाई गई है, जो कि पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी आपको बना देती है। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपके ऊपर इल्जामात की। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो नैब की जो मेरे पे केसेस हैं उसके अंदर ज़्यादातर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के केसेस हैं, और जो मेरे पे 462 बिलियन का केस है वो सिर्फ ये है कि आपने गैस जो है वो आपको सारी फर्टिलाइज़र को देनी थी, और क्योंकि फर्टिलाइज़र को देनी थी तो आपको डोमेस्टिक की गैस बंद करनी थी। अब बात यह है कि आज और उसकी वजह से फर्टिलाइज़र प्राइस ऊपर चली गई और मुल्क को 462 का नुकसान हो गया। बात यह है शाहजेब साहब कि ये फ़ैसला कि प्रायोरिटी किसकी है ये कैबिनेट का होता है। उसके अंदर डोमेस्टिक की प्रेफरेंस थी, तो वी गेव द मनी टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिकॉज इट वाज अ कैबिनेट डिसीजन। और दूसरा ये है कि अगर वो उन्होंने ये कहा कि 1800 रुपये का यूरिया हो गया, आज भी 1800 का यूरिया और गैस भी मौजूद है, तो अब किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं? तो ये जो इन्होंने मेरे पे जितने केसेस बनाए हैं, दे आर स्लैंडरस एंड दे आर फॉल्स एंड दे आर देमसेल्व्स मेड बाय करप्ट पीपल। डॉक्टर साहब, मैं उस वीडियो पर आ रहा हूं क्योंकि उस वीडियो जरदारी साहब के बिजनेस मामलात के हवाले से बहुत कुछ कहा है। वो आपको सब कुछ कैसे पता था? अगर आप नहीं जानते उनके बिजनेस मामलात, और अगर आपको कोई ड्रग्स भी दे दी गई थी, मगर उससे पहले सिर्फ गैस का मामला नहीं है, आपने 11 प्लॉट्स की अलॉटमेंट्स कराई, गैर कानूनी तौर से मुल्क से पैसा बाहर भेजा, आपके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात से ये मालूम होता है, आपने गैर कानूनी जमीनें क्लिफ्टन, नॉर्थ नाजिबाबाद, जाम चाकरों में हासिल की। बहुत सारे इल्जाम हैं, सिर्फ वो 462 अरब रुपए नैब का मामला अलग है, इसके अलावा मुतादिद इल्जाम, एक लंबी चार्जशीट है आपके खिलाफ। देखें जी, इस पे कोई नहीं है गैर कानूनी तरीका। एक तो बता दें कि जो गैर कानूनी हुआ, अगर ज़ियाउद्दीन के पास 50 एकड़ है तो उसी के अंदर खान के पास 900 एकड़ है, उसी के अंदर दे आर 27 यूनिवर्सिटीज़ विच हैव प्लॉट्स। और अगर जो मेरे पास जो प्लॉट्स हैं, कोई मेरे पास कमर्शियल प्लॉट नहीं है, दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और कोर्ट के अंदर लैंड यूटिलाइजेशन ने बिल्कुल साफ आके कहा है कि ये जो है ये बिल्कुल लीगल तरीके से अलॉट हुआ है। जहाँ तक पैसों की बात है, जो आप बात कर रहे हैं कि जी मनी आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ऊपर 10 केस बना दें तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो तो जब कोर्ट में आएगा तो आई विल फेस देम। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ज़ियाउद्दीन से कैसे हो सकती है? वो तो आपके बैंक अकाउंट से वेरीफाई हो जाएगी, मगर लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है किसका? किसके मातहत? पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के आप करीबी दोस्त हैं। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने ये जाके कहना था कि गलत अलॉटमेंट की हमने सारी की सारी, जो कि हुई उनके दौरे हुकूमत में अगर है तो। जी, हक में क्या बात करेगा? उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का हक है ना, बता दे कि ये इलीगल है। कराची में कितने एमनी प्लॉट्स हैं इस वक्त? कोई लाख से ज़्यादा एमनी प्लॉट्स हैं। तो सिर्फ ज़ियाउद्दीन को इलीगल हुआ, लियाकत को नहीं इलीगल हुआ, खान को नहीं। कितने एमिनिटी प्लॉट्स? दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीबडी वाज अलॉटेड एमिनिटी प्लॉट्स। कोई मैं तो अकेला नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बैंक से आए, UBL इज़ अ प्रिंसिपल बैंकर एंड दे ऑलरेडी सेट कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हुई। देयर ट्रांजैक्शंस, ऑडिट हुआ है, इनकम टैक्स हुआ है। ये तो सिर्फ ब्लैकमेल करना है और मुझसे कोई स्टेटमेंट निकलवाना है, ये तो और बात है ना। बट जनरली स्पीकिंग आई एम विलिंग टू फेस दीज चार्जेस, और इंशाल्लाह जब ये कोर्ट्स में चलेंगे तो साबित होगा कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि चार्जेस को सामना करने को तैयार हैं, अदालत का सामना करने को तैयार हैं, तो देखते हैं कि क्या इसका फैसला आता है। मगर आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने ड्रग्स दे दी थी, आपको नहीं पता कौन सी ड्रग्स थी, और ऊपर देखने को कहा और आप बोलते रहे। मगर ये सारी बातें आपको कैसे पता चल गई अगर आप बिजनेस मामलात नहीं जानते कि यहाँ तो सिंध में 600 रुपए की वैक्सीन 1000 रुपए की बना के बेची गई। एक MNA है सांगड़ का जुनेजो, जो जरदारी साहब के ज़मीन के मामलात देखता है। हसन अली है नवाब शाह का, वो जरदारी साहब के मामलात देखता है। दुबई के मामलात कैसे फारूक एशनाइक और दूसरे लोग देखते हैं। अमेरिका में कौन है अंसारी, जो कि सारे मामलात देखता है जरदारी साहब के बिजनेस के। ये सारी बातें आपको कैसे पता चल गई? जुल्फिकार मिर्जा और ये सारे के सारे कैसे
ये लियारी के मामला देखते थे गैंग के, ये सारी बातें कैसे पता चल गई आपको, या ये भी किसी ने बताई आपको? जी हाँ। किसने बताई? वो मुझे नहीं पता। तो उस वक्त किसकी कस्टडी में थे आप? मुझे तो ये भी नहीं पता, मेरी तो आंखें बंद थी and I was transferred from one place to the other. Who was transferring you from one place to the other? ये भी मुझे नहीं पता। Different agencies used to come, they were in civilian dresses. बाद में जब आप उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, खबरें आपने देखी हैं, आपको क्या समझ में आया? किसकी कस्टडी में थे आप? था तो रेंजर्स की कस्टडी में। अच्छा, तो उस वक्त जो लोग थे जो आपको डायरेक्ट कर रहे थे कि इस तरफ देखो, ये बोलो, वो सादा कपड़ों में थे? सादा कपड़ों में। और उनका लहजा क्या बताता था? सिविलियंस थे आपके ख्याल में? वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज नॉट वेल। तो आपको पता होगा कि आपके ऊपर जो दहशतगर्दों के इलाज का केस बना, वो किसने बनाया था, ये आपके इल्म में होगा? जी हाँ, उसकी तो वीडियोस भी हैं, सब कुछ भी हैं। वो तो मुझे उस केस का पता ही नहीं चला। जिस दिन मैं रिलीज़ हुआ हूँ तो मुझे उस केस का पता चला है। मतलब आई डेंट इवन नो कि ये किस किस्म का केस बता रहे हैं। जब हॉस्पिटल पे रेड हुआ, वहाँ से सामान लेके गए, और जो वीडियोस हैं उसमें भी लोग सिविलियन ड्रेसेस में हैं। तो जाहिर है उसमें जो एविडेंस को टेम्परिंग की गई वो हमने अपने प्रोग्राम के जरिए अवाम के सामने रखी है, मगर आपको पता होगा कि आपके वकील अनवर मंसूर ने किस पर इल्ज़ाम लगाया टेम्परिंग का? उन्होंने रेंजर्स पे ही लगाया। आपको उस वक्त शक है, इस वक्त ये सारा का सारा काम जो आपके साथ हुआ, किसने किया, क्यों किया? कुछ लोग मेरे साथ पर्सनल हुए थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को मिसगाइड किया, कुछ बड़े लोगों को मिसगाइड किया, जिसमें हमारे कुछ डॉक्टर भी थे और बहुत से लोग थे, जिसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। तो आई थिंक दे मिसगाइडेड द पीपल एंड आई थिंक थिंग्स आर नाउ वेरी एविडेंट। और आपको भी पता है, जैसे आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस पे की, तो आप नैब के केसेस पे भी कर लें। और नैब का जो मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जो शुरू होती हैं जितनी इनकी इन्वेस्टिगेशन, उस पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंटरोगेशन डॉक्टर आसिम रिवील्ड। अब बात यह है कि मैंने तो कुछ रिवील ही नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों के गलत बयान लगा के, मैनिपुलेट करके, देव जस्ट ट्राई टू बिल्ड अ केस टू प्रूव दैट पॉइंट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब फिर ये बताइए, ज़ाहिर के लिए आप कह रहे हैं आप अदालत को फेस करने को तैयार हैं। एक और मामला ये हुआ कि फिर जरदारी साहब आपसे हॉस्पिटल मिलने आए, फिर मुतादिद मुलाकातें करने आए। जरा पहली मुलाकात का तो अहवाल बताएं, क्या कहा जरदारी साहब ने आपको देखकर? देखें, जो पहली मुलाकात हुई थी, मैं खाले आधे घंटे की मुलाकात हुई थी, और मैं तो अपना ही रोना रोता रहा। वाई मी? पाकिस्तान में सिर्फ डॉक्टर आसिम ही नजर आया था। और जरदारी साहब ने क्या कहा इस पर? वो मुझे दिलासा ही देते रहे कि होता है इस तरह। फिर इस दौरान फौरन आपको कराची का सदर बना दिया, जिस पर हुआ कि जरदारी साहब ने बड़ी वाज़ेह मैसेजिंग दी है कि जो कुछ किया डॉक्टर आसिम से, जो मामला आप लोग ने करने कर लें, ये हमने बना दिया है। तो जरदारी साहब ने से आपने पूछा कि ये किस किस्म की मैसेजिंग थी? आपने कहा नहीं, क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों बना रहे हैं, पहले मेरे ऊपर इतना अजाब आया हुआ है, मैं इन मामला से गुजर रहा हूँ। बस मुझे तो दीवार के साथ लगा दिया गया है। मैं शायद आपके टीवी शो में भी नहीं आता, लेकिन आई बीन पुश टू द वॉल। और मेरे पास और चारा क्या था? हम कोई बहुत बड़े ट्राइबल तो नहीं है, ट्राइबल सोसाइटी के तो नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर यही है कि यू हैव टू लिव इन द ट्राइबल वर्ल्ड, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। मैं आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से, आप आजकल के नौजवान को डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का शायद पता नहीं हो, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ पाकिस्तान। ही लेड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर 40 ईयर्स। हम तो उनकी फैमिली से हूँ। ही वॉज माई ग्रैंड फादर। तो हमारी तो पाकिस्तान पे बहुत खिदमात हैं। हमारी पूरी फैमिली की 3rd जनरेशन है इन्वॉल्व इन दिस। तो यू नो वी आर वेरी मच प्रो पाकिस्तानीज। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मैं आपसे किसी गलत चीज़ पे अड़ूंगा नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। व्हाट इज़ राइट इज़ रॉन्ग, राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग, स्पेड इज़ अ स्पेड। तो
हमें तो इस फ़िलॉसफी पे काम करना है अगर मुल्क को आगे चलते हुए देखना है। और मैंने अपनी आर्मी में नेशनल कंस्क्रिप्शन भी की, मैं 3 साल फ़ौज में भी रहा, तो जो इस मुल्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी आई हैव ऑलवेज फिल्ड दोस्त। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने फ़ौज में सर्विस की, बहुत कम है, लेकिन उनको फिर भी माशरे ने रखा और उन पर कोई पेनल्टी नहीं हुई। लेकिन हमने तो शौक़ से, खुशी से we did whatever was desired of this country and I've always served the country to the best of my ability। और आज भी जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल्स हैं they are serving the common man, कोई हाई फ्लंग एरियाज़ में नहीं है, और हम गरीबों ही की खिदमत करते हैं ज़्यादातर। साहब, आप कहते हैं कि आपको आपका दोस्त होने की सज़ा दी गई या फिर जो भी मैसेजिंग थी, मगर आपको ये नहीं लगता कि जो कराची के और सिंध के मामलात हो गए थे पूरे सिंध के, जिसमें कराची भी शामिल है, उसमें ये मैसेजिंग इसलिए भी हो फिर कि भाई ये मामलात तो बेहतर करें, जिस तरह लियारी गैंग वॉर के मसाइल थे, जो यहाँ पर करप्शन के मामलात हैं, जो यहाँ बैड गवर्नेंस के मामलात हैं, जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो भी मैसेजिंग थी। अगर आप कह रहे हैं कि आपके क्योंकि उनके दोस्त हैं कि ये सब रोकें, ये किसी भी तरीके से, जाहिर है उसका तरीक़ेकार पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि ये कोई मैसेजिंग का तरीका नहीं है, मगर ये इसलिए था। हो सकता है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूं। हाँ, तो इस पर आपने कहा नहीं फिर जरदारी साहब से मिलके कि सिंध के मामलात बेहतर करें? कराची के सदर हैं आप, कि कराची से वोट लेना है, कुछ तो मामलात बेहतर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर जगह कराची के लिए लड़ते हैं, कराची के मामलात के लिए लड़ते हैं, कराची के पानी के लिए लड़ते हैं, कराची की सीवरेज के लिए लड़ते हैं, जो कराची में जो कुछ हो रहा है उसके लिए लड़ते हैं, जो कराची के अंदर, मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा जो इतनी मैसिव एग्जिडस होती है उसके लिए भी मैं लड़ता रहता हूँ। देखें कराची के अंदर 5 बार एग्जिडस हुआ है, पहले तो 47 में हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर अफ़गानिस्तान की जंग में हुआ, फिर फ्रंटियर की जंग, जब फ्रंटियर में हंगामे हुए एग्जिडस हुआ, फिर कराची इज़ एक्चुअली बीन अकोमोडेटिंग द पोर पीपल इवन फ्राम पंजाब, सदर्न पंजाब, बलूचिस्तान। जिसको रोज़गार नहीं मिलता वो कराची आता है। तो कराची के ऊपर एक उसके रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा टैक्स है। अगर आप 100 MGD पानी डालते हैं, बाय द टाइम वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है 200 की और डिमांड खड़ी हो जाती है और पॉपुलेशन आ जाती है। ये पॉपुलेशन वो है कि जो catered for नहीं है। All the poor people of Pakistan unemployed come to Karachi and Sindh is catering for it and Karachi is catering for it। तो ये तो एक, और फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कराची के लिए स्पेशल डिस्पेंसेशन नहीं रखी हुई। ये जो लोग आ रहे हैं तो कराची कैसे सही होगा? आप खुद मुझे बताएं ना। कभी तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि where will this end? If everybody comes and starts living in Karachi, तो ना पानी होगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगी। एक हर शहर की एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ रिजॉल्विंग दिस इशू, ताकि ये जो लोग हैं ये पूरे पाकिस्तान में इक्वली डिस्पर्स हो जाए। दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, दिस इज़ अ कम्युनिटी प्रॉब्लम। और अब जो लोग आ गए उनको आप भेज भी नहीं सकते, एंड वी एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन बात यह है कि कहीं तो कुछ तो सैनिटी प्रिवेल करे कहीं। साहब, ज़ाहिर है फेडरल हुकूमत की भी है, मगर हम उम्मीद करते हैं आप कराची के सदर हैं तो बहुत ज़्यादा जोर देकर जरदारी साहब से और कहेंगे, कोई ना कोई इम्पैक्ट नजर आए आपकी बातों का। साथ में बताएं, सुना है बड़े नाराज़ हैं वजीर दाखिला से भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी, और ये जो हालिया मामलात हुए उसमें आपने कहा भी कि जो आपके साथ हुआ आपकी बद्दुआ लगी है इन्हें। बिल्कुल मुझे है, बिल्कुल है। उन्होंने जो वो कहते रहे हैं आपको भी पता है, जो वो नहीं कहते, जो वो कहते रहे वो आपको भी पता है। मेरे लिए वीडियोस के बारे में जो कुछ कहते रहे, आई थिंक ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ व्हाटएवर वाज डन टू मी, एंड ऑफ कोर्स इट हैपेंड विद द प्राइम मिनिस्टर्स कंसेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब आपके मुल्क का एक आदमी पिसे जा रहे हैं एंड यू जस्ट आर हेल्पलेस, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट देयर कंसेंट। और मैंने बिल्कुल बद्दुआ, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे फॉल्स केसेस में फंसाया है, सबको बद्दुआ है मेरी। मैं तो ओपनली कहता हूँ, मैं तो बद्दुआ देता हूँ उनको, और सबके साथ होगी। 4-5 जो आयु में, अब आपको मज़े की बात, मज़ा तो नहीं कहना चाहिए, अफसोस है मुझे कि जो आयु मुझे हथकड़ी बांध के अपने अस्पताल में लेके गया था उसको कैंसर हो गया, और मकाफात अमल देखें कि उसकी भी डेथ ज़ियाउद्दीन में हुई। तो ये तो अब मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता
कोई ना कोई प्रॉब्लम में सब फंसते जा रहे हैं। हमारे के साथ अफसोस की बात है और अल्लाह को सीधे रास्ते पर लाए। और अब ज़ाहिर है आपके जज्बात है, मैं इस हवाले से क्या कह सकता हूँ, मैं आगे बढ़ा सकता हूँ इस बात को। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुराद अली शाह साहब हमारे प्रोग्राम में आए एक मीटिंग के बाद, और उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने हमें ये बताया कि उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब भी थे, चौधरी साहब साहब भी थे, और चौधरी साहब ने ये बात मानी कि ये गिरफ्तारी गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुल्क में नहीं था, मैं वापस आया तो मैंने डीजी रेंजर से कहा कि ये क्यों किया है। तो ये सारे मामला तो फेडरल गवर्नमेंट शुरू में खामोश रही, बाद में डिस्टेंस करती रही। अलग बात है कि चौधरी साहब ने जो आपकी वीडियो लीक हुई जिसके बारे में आप कह रहे हैं आपको ड्रग्स दी गई थी, उसे बड़ा कहा कि मैं वो रिलीज कर दूंगा और बड़े मामला सामने आ जाएंगे। अब देखें ना, सब चीज़ें आपके सामने है। आई थिंक मेरे से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन है, यू आर बेटर इन्फॉर्म देन आई एम। लेकिन बहरहाल जो है उसको अल्लाह भी देख रहा है, मेरा अल्लाह जानता है। और वो यू नो गॉड, मैंने तो अल्लाह पे कहा है कि भाई आप इन लोगों से मेरी तरफ से इन सब से बदला ले। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन ये कि अब आप कह रहे हैं कि ये जो जितने भी बिल्स थे और ये वाले मामला थे वो तो क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम्स में ही बता के वो स्टोरी दी थी कि ये सारे बिल किस तरीके से टेम्पर किए गए, किस तरीके से जाली मामले थे। मगर जब सारे दुनिया को पता है कि जुल्फिकार मिर्जा के जरिए कैसे पीपल्स अमन कमेटी चल रही थी, किस तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा हों, चीफ मिनिस्टर हों, कितना बड़ा हीरो बना दिया गया था उज़ैर बलोच को, तो इन्होंने कभी कहा नहीं जब इतना सपोर्ट करते थे आपको कि अगर जख्मी हो, जो भी मामला हो, अपने अस्पताल में इलाज कर दिया करें। आपसे कभी सपोर्ट नहीं मांगी, कभी कुछ नहीं हुआ, आपको कभी नहीं लूप में लिया इस मामले पर? नहीं, मुझे कभी नहीं कहा, क्योंकि हर आदमी की नेचर जानते हैं, और ख़ास तौर पे दोस्तों की, उन सबको पता है कि आई डोंट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दीज थिंग्स, और मैं कभी भी नहीं करता। और ये मेरा ना काम है ना मेरा शोबा है। और कोई ऐसे MLO कटा के आ जाए, दैट इज़ समथिंग एल्स। आपने तो एक बिल भी नहीं निकाला ना, उसके अंदर तो कई तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े शुरफा हैं जिनके सिर्फ नाम बदल के बिल ला के दे दिए। दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑल्सो। ज़रा लाएँ तो सही ना कि भाई किस डॉक्टर ने क्या, सिर्फ डॉक्टर आसिम ने तो ट्रीट नहीं किया ना, उसको दवाइयाँ क्या मिली, उसको किस डॉक्टर ने ट्रीट किया, उसको किस नर्स ने देखा, उसको एनेस्थीसिया किसने दिया। मतलब वाई डोंट दे प्रोड्यूस दिस? वो तो ज़ियाउद्दीन से उठा के लेके चले गए, मेरे पे मलबा डाल दिया। एक दिन अल्लाह इसको क्लियर करेगा। डॉक्टर आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। पहला इंटरव्यू अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक के मामला पर बात कर रहे थे, किसने रखा, क्या रखा, कह रहे थे मेंटल टॉर्चर भी मुझे हुआ, एक टांग पर भी खड़ा रखा, और मैं सारे केसेस से बरी होऊंगा, केसेस का सामना करूंगा। इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इस हवाले से कह रहे हैं कि और मैं वापस भी ज़रूर आऊँगा, मेरा सब कुछ यहाँ है। अंदर के मामला, जरदारी साहब से क्या बातें हुई वो सब आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आजकल एक कल्चर चल निकला है, उस कल्चर में क्या कुछ हो रहा है। अब एक दिलचस्प मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। आजकल मुल्क में हर जगह एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी सियासत उरूज पर है। मीडिया हाउसेस के बाहर एहतजाज हो रहा है, जियो के बाहर पहले भी एहतजाज हुए हैं, पत्थर भी खाए हैं, शीशे भी टूटे हैं। आज भी जियो न्यूज़ के बाहर एहतजाज हुआ, और हमने ये जानना चाहा कि एहतजाज हो क्यों रहा है। जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हीं से जाकर पूछते हैं कि क्या आपके इस एहतजाज की क्या जवाब मिले। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हमें भी पता नहीं है भाई, किसी दूसरे से पूछ लो। तो आप किसके साथ आए? हम तो इनके साथ आए हैं। तो आपको पता नहीं एहतजाज क्यों हो रहा है? देखो ना, हम तो आने पड़े, हमको तो पता नहीं, बोला तो हम आ गए इनके। किसके साथ आए? जो आए खड़े, इनसे पूछ ले आप। आपको नहीं पता एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज क्यों कर रहे हो? हमें नहीं पता। तो किसके साथ आए हो? एहतजाज क्यों कर रहे हो? ये जियो के खिलाफ। क्या किया जियो ने? इन्होंने गलत बयानी की है, ये गद्दारी करते हैं, दागी है। गद्दारी क्या की है? इन्होंने उनका साथ दिया है, नून लीग का साथ दिया है। बस इस पे गद्दार है, इस पे गद्दार। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।